में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे ऑल्टरनेटिंग करंट के बारे में। जी हाँ, ऑल्टरनेटिंग करंट यानी कि प्रत्यावर्ती धारा। तो आइए शुरू करते हैं इसको, और जल्द से जल्द हम लोग इसको खत्म करने की कोशिश करेंगे। फिर मैं ईएमआई और एसी दोनों के आपको जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और ऑल्टरनेटिंग करंट के बारे में। तो इन सब चीज़ों को जान लेना बहुत ज़रूरी है कि आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। तो बहुत आवश्यक है कि हम लोग इन सब चीज़ों को समझें। तो आइए जानते हैं सबसे पहले करंट के बारे में। देखिए ध्यान से समझिए प्यारे बच्चों, जब हम करंट की बात करते हैं तो करंट को हम दो पार्ट में यहाँ पर डिवाइड कर सकते हैं। तो पहली जो करंट जो हम आमतौर पर पढ़ते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं डायरेक्ट करंट। जिसे हम लोग क्या कहते हैं, डायरेक्ट करंट कहते हैं, डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट यानी कि सिंपल आप कह सकते हैं डीसी। सिंपल आप क्या कह सकते हैं, डीसी कह सकते हैं आप इसे, डीसी, है ना। हिंदी में इसका दूसरा नाम क्या है, हिंदी में इसका जो नाम है वो है दिष्ट धारा। हिंदी में इसका नाम लिख देते हैं यहाँ पर। हिंदी में इसका जो नाम है वो क्या है, दिष्ट धारा। तो ये चीज आपको समझनी होगी कि ये दिष्ट धारा का मतलब क्या है, डायरेक्ट करंट का मतलब क्या है। देखिए प्यारे बच्चों, अगर हम ये कहें कि अगर हमारे पास कोई इस तरह से इलेक्ट्रिक करंट की स्टडी अगर हम लोग करें कि समय के साथ साथ अगर हम टाइम और करंट के बीच में एक ग्राफ बनाने की कोशिश करें, तो हम ये देखते हैं कि समय के साथ साथ यहाँ पर कोई भी बदलाव नजर नहीं आ रहा है। मतलब आप कह सकते हैं कि आप देखिए टाइम बीतता जा रहा है, लेकिन उसकी जो डायरेक्शन है और जो उसका मैग्नीट्यूड है वो परिवर्तित नहीं हो रहा है, बदल नहीं रहा है। तो हम क्या कहेंगे, ठीक है, एस दिष्ट धारा कौन सी धारा हुई, हम कहेंगे, ठीक है, मैग्नीट्यूड 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 एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन डू नॉट चेंज, डू नॉट चेंज, ये डू नॉट चेंजेस विद टाइम। तो हम सिंपल ये कह सकते हैं, ठीक है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन यानी कि परिमाण परिमाण तथा दिशा, परिमाण तथा दिशा समय के साथ परिवर्तित परिवर्तित नहीं होते हैं, परिवर्तित नहीं होते हैं। तो डायरेक्ट करंट के बारे में अगर हम बात करें तो डायरेक्ट करंट का मतलब है डीसी करंट। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, डीसी कहते हैं। वहीं इसका एक साथी है, एक साथी हम यहां लिख देते हैं, ठीक है, इसका जस्ट उल्टा है और हम लोग उसको क्या कहेंगे, उसको कहते हैं हम लोग ऑल्टरनेटिंग करंट। कौन सी करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट। तो समझो जरा इस बात को, ये क्या चक्कर है इसका, ऑल्टरनेटिंग करंट का। ऑल्टरनेटिंग करंट को हम सिंपल क्या कहते हैं, एसी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, एसी कहते हैं। और हिंदी में इसका नाम क्या है प्यारे बच्चों, हिंदी में इसका नाम है प्रत्यावर्ती। जी हाँ, हिंदी में इसका नाम है प्रत्यावर्ती धारा। कौन सी धारा, प्रत्यावर्ती धारा। तो समझने की कोशिश करते रहे मेरे साथ साथ, प्रत्यावर्ती धारा। तो प्रत्यावर्ती धारा को समझेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, प्रत्यावर्ती धारा की अगर हम बात करेंगे तो देखिए कुछ विद्युत धाराएं ऐसी होती हैं, कुछ इलेक्ट्रिक करंट ऐसी होती हैं बच्चा, जिनमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों टाइम के साथ साथ क्या होते हैं, बदलते रहते हैं। तो आप अगर इनका ग्राफ बनाएंगे, तो इनका ग्राफ अगर आप बना के देखेंगे तो इनका ग्राफ देखिए कुछ इस तरह का होगा। ठीक है, इनका ग्राफ देखिए, टाइम और करंट के बीच में ग्राफ बना रहे हैं। ठीक है, टाइम और करंट के बीच में ग्राफ बना रहे हैं। तो आपको किस तरह का ग्राफ मिलता है, आपको ग्राफ इस तरह का मिलता है कि आप देखिएगा, ये इसका जो मैग्नीट्यूड है और जो डायरेक्शन है वो दोनों जो है टाइम के साथ साथ क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो आप देखिएगा पहले मैग्नीट्यूड कितना था भाई, पहले जीरो था, पहले जीरो था, फिर बाद में क्या हुआ, यहां पर जाकर देखिए, यहां पर जाकर मैक्सिमम हो गया, फिर वापस मैक्सिमम से जीरो हुआ, फिर जीरो से वापस मैक्सिमम हुआ, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो गई है, डायरेक्शन रिवर्स हो गई है। तो हम ये कहेंगे, हम सिंपल सिंपल यहां लिख देंगे मैग्नीट्यूड 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 एंड डायरेक्शन, magnitude and direction changes with time, periodically, changes with time periodically, changes with time periodically। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, परिमाण परिमाण
तथा दिशा, परिमाण तथा दिशा समय के साथ, समय के साथ, समय के साथ प्रत्यावर्ती, प्रत्यावर्ती रूप से बदलते रहते हैं, बदलते रहते हैं। क्या मतलब हुआ इसका, इस बात को समझो। देखिए पीरियोडिकली का मतलब क्या होता है, पीरियोडिकली को समझने की कोशिश करेंगे। पीरियोडिकली का मतलब ये होता है कि भाई सिंपल सी बात है कि कोई भी चीज जब रिपीट होती है किसी रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद, तो आप देखिएगा कि देखिएगा कि जब ये यहां चला जाएगा तो ये अपना आधा एक चक्कर पूरा करेगा, तो वापस से अगर इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो वापस से आपका डायग्राम कुछ इस तरह का बनेगा। तो कहने का मतलब ये है कि वापस से वही चीज रिपीट हो गई। जब कोई चीज रिपीट हो जाए, किसी पर्टिकुलर टाइम के बाद कोई चीज रिपीट हो जाए, तो हम उसे क्या कहते हैं कि भाई वहां कैसा चेंज है, पीरियोडिक चेंज है। कैसा चेंज है, पीरियोडिक चेंज है। जैसे मान लीजिए पृथ्वी है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, पृथ्वी क्या कर रही है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। तो अब आप जानते हैं कि भाई 365 दिनों के बाद वो चीज वहीं पर अपनी कक्षा में वापस वहीं पर आ जाएगी जहां पर वो पहले हो थी। ठीक है, या फिर अगर अपने अक्ष के अनुदिश देखोगे तो 24 घंटे के बाद वो क्या करेगी, अपनी पोजीशन को रिपीट कर लेगी। तो कोई भी ऐसा मोशन या कोई भी ऐसी चीज जो एक पर्टिकुलर टाइम यानी कि एक निश्चित समय अंतराल के बाद दोहराई जा रही हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, आवृत्ति फलन कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं पुनरावृत्ति फलन है, या फिर आप कह सकते हैं प्रत्यावर्ती है। मतलब कैसा है, पीरियोडिकली है। पीरियोडिकली का मतलब है अल्टरनेटिवली। अल्टरनेटिवली का मतलब है कि अच्छा पहले ये हुआ, ठीक है, फिर ये होगा, फिर वापस ये हो जाएगा। तो मतलब कैसे, पहले प्लस था, देखो पहले पहाड़ था, फिर जो है घाटी थी, फिर पहाड़, फिर घाटी। तो इसको फिजिक्स की लैंग्वेज में क्या कह सकते हैं आप, पहले क्रेस्ट है, फिर ट्रफ है, फिर क्रेस्ट है, फिर ट्रफ है। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि पहले पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव है, फिर पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव है। तो इस तरीके से आप इस पैटर्न को देख पा रहे हैं। तो इसी वजह से इसका जो नाम है वो क्या है, ऑल्टरनेटिंग करंट है। क्लियर है, आगे चलते हैं। अब मेरी बात को समझना चाहिए कि अल्टरनेटिंग करंट की जर्नल इक्वेशन क्या है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट नोट आप याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट नोट। तो सबसे पहले, ठीक है, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स, ठीक है, या ऐसे लिख देते हैं हम लोग। ठीक है, यहां पर हम नोट डाल देते हैं, बहुत प्यारा सा नोट आपको बताएंगे, बहुत प्यारा सा नोट बताएंगे। देखिए अल्टरनेटिंग करंट में, अल्टरनेटिंग करंट की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो अल्टरनेटिंग करंट को आप दोनों तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। आप इस तरह का डायग्राम भी बना सकते हो, और अल्टरनेटिंग करंट में देखो या तो आप ऐसे भी डायग्राम बना सकते हो, ये कौन सा कर्व है, साइन कर्व है, या फिर आप ऐसा भी डायग्राम बना सकते हो। ठीक है, ये वाला डायग्राम भी बना सकते हो आप। ये कौन सा कर्व है, ये आपका जो है कॉस वाला कर्व है, ऐसा वाला। ठीक है, तो दोनों आप बना सकते हैं। देखो इसमें और इसमें अंतर क्या है, ये आपका आई है और ये आपका क्या है, टी है। ठीक है, अंतर समझना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है, तो अंतर समझेंगे, ये आई है आपका और ये क्या है, आपका टी है। देखिए जो मैक्सिमम वैल्यू होती है ना करंट की, जो मैक्सिमम होता है, देखो यहां पर ये मैक्सिमम है, यहां पर ये मैक्सिमम है आपका। तो जो मैक्सिमम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, आई नॉट बोलते हैं। ये मैक्सिमम है, देखो ये। ठीक है, तो ये क्या है, आपका आई नॉट है मैक्सिमम वैल्यू। ये प्लस आई नॉट है, ये आपका माइनस आई नॉट है। ठीक है, यहां पर देखिए मैक्सिमम कहां पर है, ये मैक्सिमम है, तो ये प्लस आई नॉट हो जाएगा आपका। ठीक है, और यहां पर देखिए ये भी मैक्सिमम है, लेकिन डायरेक्शन रिवर्स हो गया, तो माइनस आई नॉट। ठीक है, ये इसको क्या बोलते हैं हम लोग, आई नॉट को बोलते हैं पीक वैल्यू। अगर आपने, ठीक है, इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है एट टी इज इक्वल टू जीरो, एट टी इज इक्वल टू जीरो आई इज इक्वल टू आई नॉट। यानी कि शुरुआत में, सॉरी, आई इज इक्वल टू जीरो, शुरुआत में टी बराबर जीरो पर धारा का मान भी कितना है, जीरो है। अगर आपने इस तरह का ग्राफ बनाया, अगर आपने इस तरह का ग्राफ बनाया, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है एट टी इज इक्वल टू जीरो आई इज इक्वल टू आई नॉट। ये इंपॉर्टेंट है, प्लस लगा दीजिएगा यहां पर, प्लस आई नॉट है। तो अगर आप इस तरह का ग्राफ बना रहे हैं, तो जर्नल इक्वेशन क्या होगी, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये इसकी जर्नल इक्वेशन होगी। ठीक है, ये क्या होगी, इसकी जर्नल इक्वेशन होगी, याद रखिएगा। इसको हम क्या कहेंगे, जर्नल इक्वेशन। क्या कहेंगे, जर्नल इक्वेशन, जर्नल इक्वेशन ऑफ एसी, जर्नल इक्वेशन ऑफ एसी। ठीक है, तो हम इसे कहेंगे प्रत्यावर्ती धारा की समीकरण,
क्या कहेंगे इसको हम लोग? प्रत्यावर्ती धारा की समीकरण, प्रत्यावर्ती धारा की समीकरण। तो ये प्रत्यावर्ती धारा की समीकरण होगी। भाई साइन वाली समीकरण कब यूज करनी है? अगर शुरुआत में क्या है, जीरो से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन अगर ये मैक्सिमम से स्टार्ट हो रहा है यहां से, तो इस समय क्या होगा? इस समय प्रत्यावर्ती समीकरण क्या होगी? आई बराबर आई नॉट, और यहां पर होगा कॉस ओमेगा टी। आप घबराओ मत, देखो साइन और कॉस बिल्कुल एक जैसे ही होते हैं, बस दोनों में अंतर कितने का होता है? 90 डिग्री का अंतर होता है, बाकी कुछ इतना बड़ा इसमें झोलझाल नहीं है। तो आप साइन से भी लिख सकते हैं इसको और कॉस से भी लिख सकते हैं, लेकिन इन जनरल, ठीक है, ज्यादातर हम लोग अपने इस चैप्टर में क्या करेंगे? साइन वाली इक्वेशन ज्यादातर यूज करेंगे। ठीक है, ज्यादातर हम लोग जो है इसको यूज करेंगे। ठीक है, तो ये बात याद रखिए। अब इसको हम क्या कहेंगे? ये भी क्या है? आपकी जर्नल इक्वेशन है। ठीक है, जर्नल इक्वेशन ऑफ, जर्नल इक्वेशन ऑफ, ठीक है, जर्नल इक्वेशन ऑफ एसी। ठीक है, ये एसी का जर्नल इक्वेशन है। ठीक है, और यहां पर देखिए हम कह सकते हैं इसको प्रत्यावर्ती की, ठीक है, ये प्रत्यावर्ती की क्या है? प्रत्यावर्ती धारा की समीकरण है, प्रत्यावर्ती धारा की समीकरण है। देखिए प्यारे बच्चों, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। देखो देखो, मैकेनिक्स में जनरल लाइफ से एग्जांपल लिए जा सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए मोशन वाला चैप्टर में पढ़ा रहा हूं तो उसमें तो मैं जनरल लाइफ से एग्जांपल ले लूंगा। अब इलेक्ट्रिसिटी में क्या लें? इलेक्ट्रिसिटी में तो हम कोई इलेक्ट्रिसिटी दिखती थोड़ी ना, तार के अंदर जो करंट जा रही है, तो इसको तो बस इसको तो हम लोग को स्टडी करना पड़ेगा। ठीक है, तभी जाके हमें पता चलेगा। तो आपने बस ये बात याद रखनी है कि अगर कभी सवाल के अंदर बोला गया है कि t इज इक्वल टू 0 पर करंट मैक्सिमम है, तो आप इस इक्वेशन का यूज करेंगे। और अगर आपको कुछ भी नहीं बोला, मान लो, तो शुरुआत, इसका मतलब तो ये हुआ कि t इज इक्वल टू 0 पर करंट 0 रहा होगा, तो आप इस वाली समीकरण का इस्तेमाल करेंगे। चलिए इसका पोस्टमार्टम करते हैं, और इसके पोस्टमार्टम से आपको बताते हैं कि इसमें कौन कौन सी चीजें हैं। ठीक है, तो देखिए ध्यान से समझिएगा। आ जाइए, अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। यहां हम बात कर रहे हैं I इज इक्व टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये जो इक्वेशन आपके पास है, ठीक है, ये जो इक्वेशन आपके पास है, ये बात ध्यान में रखिएगा प्यारे बच्चों। अगर आप कमेंट कर रहे हो आपस में, और कोई भी, किसी भी बच्चे ने अगर कोई जो है ऐसा क्वेश्चन में, कैसे पता चलेगा चंद्रेश? वो बताएगा, लिख के देगा। अब सुन लो मेरी पहली बात, चेतावनी सुनो पहले मेरी बात। अगर किसी भी स्टूडेंट ने कोई भी गलत कमेंट किया किसी भी बच्चे को लेकर या किसी चीज को भी लेकर, तो मैं बता रहा हूं, परमानेंटली ना तो फीस वापस की जाएगी, ठीक है, ना रिफंड होगा। मैं क्या करेंगे, यहीं से मैं ब्लॉक करूंगा खुद अपने आप। ठीक है, कोर्स से ब्लॉक हो जाओगे, फिर कुछ भी कर लेना। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। फिर ना तो पैसे वापस होंगे, फिर कोर्स आपने परचेज कर लिया, आप बोलो फीस दे दो, हमारी फीस भी वापस नहीं मिलेगी और कोर्स भी नहीं चलेगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। चलो, डेली तुम मुझे जो है इसी तरह से जो है परेशान करते रहते हो। आगे चलो, पहले मैं जितनी बात बता रहा हूं उसको समझते रहो, उसको समझते रहो। देखिए आई इज इक्वल टू आई नॉट की अगर हम बात करेंगे, तो बेटा इसमें आई को हम क्या कहते हैं? आई को हम लोग कहते हैं इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट। ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग धारा का, क्या कहते हैं इसको? धारा का तात्क्षणिक मान, धारा का तात्क्षणिक मान। ठीक है, कौन सा मान? तात्क्षणिक मान, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। आई नॉट को क्या कहते हैं? आई नॉट को हम लोग कहते हैं पीक वैल्यू। क्या कहते हैं? पीक वैल्यू कहते हैं। पीक वैल्यू का मतलब है, इसे हम लोग कहते हैं शिखर मान। कौन सा मान कहते हैं इसको हम लोग? शिखर मान कहते हैं। ओमेगा को क्या कहते हैं? ओमेगा को कहते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा को क्या कहते हैं हम लोग? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। मतलब इसे हम लोग कहते हैं कोणीय आवृत्ति। क्या कहते हैं इसको हम लोग जो है? कोणीय आवृत्ति की हम बात करेंगे। कोणीय आवृत्ति अभी बताएंगे एसी और डीसी में से कौन ज्यादा खतरनाक है, पहले हमें जो है ये चीज समझनी पड़ेगी। और टी को हम क्या कहेंगे? टी आपका क्या है? टाइम है। टी क्या है आपका? टाइम है। टाइम का मतलब है समय है। टी का मतलब क्या है आपका? समय। ठीक, ये बात याद रखें। एक और एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो कि आपको याद रखनी चाहिए। ठीक है, इस वाले को हम यहां ले लेते हैं। एक और इंफॉर्मेशन याद रखिएगा, जो ओमेगा होता है, ओमेगा वो 2 पाई अपॉन टी होता है। ये बात आपको याद रखनी है, ये बड़ा काम का चीज है। ठीक है, ओमेगा क्या होता है आपका? 2 पाई अपॉन टी होता है। जहां टी क्या है? ठीक है, जहां टी क्या है? आपका आवर्तकाल है। टी क्या है आपका? आवर्तकाल है। टी आपका जो है क्या है? आवर्तकाल है। ठीक है, वेयर टी इज टाइम पीरियड, वेयर कैपिटल टी इज टाइम पीरियड। ये क्या है आपका? टाइम पीरियड है। आवर्तकाल का मतलब होता है वो समय जितने देर में कोई भी अपना एक चक्कर पूरा करेगा।
अब देखो 1/t को हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। तो आप इसको 2πf भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हो आप इसको, 2πf। ठीक है, जहां f क्या है, जहां f क्या है, आवृत्ति है। जहां f क्या है, f आवृत्ति है, आवृत्ति। ठीक है, तो यानी कि हम लिख सकते हैं वेयर f इज फ्रीक्वेंसी। जहां f क्या है, फ्रीक्वेंसी है। ये बात याद रखिएगा। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि 1 सेकंड में उसने कितने चक्कर क्या किए, पूरे किए। ठीक है, 1 सेकंड में उसने कितने चक्कर पूरे किए। क्लियर हो रहा है? सर 1 साइकिल में कितने चक्कर लगा लेता है, उसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं। देखिए जो हमारे घरों में सप्लाई आती है, ठीक है, तो उसका जो है लगभग फ्रीक्वेंसी कितना है, 50 हर्ट्स है, 50 हर्ट्स। ठीक है, तो 50 हर्ट्स पे हम लोग जो है फ्रीक्वेंसी रिसीव करते हैं। सर ट्रेन में कौन सा करंट फ्लो होता है, देखिए ट्रेन जो है अल्टरनेटिंग करंट से ही चलता है, डीसी से नहीं चलता है। सर जनरेटर एसी और डीसी दोनों टाइप के जनरेटर मार्केट में है। एसी जनरेटर भी है और डीसी जनरेटर भी, बस उसका जो मेन सर्किट है उसमें थोड़ा सा चेंज होता है, वर्किंग दोनों की लगभग एक जैसी है। चलते रहो आगे, मैं बताऊंगा सारी चीज, चलते रहो चैप्टर में, अभी तो चैप्टर शुरू हुआ है। ठीक है, तो चलिए अब आगे हम बात करते हैं आपसे, छोटी छोटी बात करेंगे। देखो ये छोटे छोटे जो क्वेश्चन थे ना, जो जीके वाले क्वेश्चन होते हैं, ऐसे क्वेश्चन अब एग्जाम में आते नहीं है। एग्जाम में थोड़ा सा स्टैंडर्ड सवाल पूछ रहा है। वो पहले आते थे, वो जो रेलवे वगैरह में आते हैं ना, तो उस तरह के क्वेश्चन अब नहीं आते एयरफोर्स में। वो रेलवे में आते थे उस तरह के क्वेश्चन कि ट्रेन को किससे चलता है, ठीक है, एसी में कौन खतरनाक, डीसी में कौन खतरनाक, वो सब रेलवे एसएससी ग्रुप डी में आते हैं, एयरफोर्स में नहीं आते। एयरफोर्स में फॉर्मूला देगा, उसका जो मेन कॉन्सेप्ट है उससे क्वेश्चन लगवाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, एनसीईआरटी पैटर्न पे क्वेश्चन आएगा। देखिए ध्यान से समझिए। अब बच्चा क्या करता है, वो छोटे छोटे क्वेश्चन याद कर लेता है, फिर बोलता है सर थ्योरिया तो पूरा याद है, न्यूमेरिकल वा नहीं बनता है। तो अब वो जो तुमने याद की ना थ्योरी, वो भी किसी काम की थोड़ी ना है। थ्योरी का मतलब होता है आपको जो है, प्रशांत यादव फिर एक सवाल कह रहे, प्रशांत कल की वीडियो देख लेना बेटे, कह रहे कि सर प्रिंट नोट कहाँ है। प्रिंट नोट नहीं मिलेंगे जब तक प्रिंट नोट, मैं हाथ से क्यों लिख रहा हूँ, मैं पागल थोड़ी ना हूँ कि मैं हाथ से लिख रहा हूँ, मैं इसीलिए लिख रहा हूँ कि तुम भी लिखो। जब तक आप लिखोगे नहीं तब तक आपसे याद नहीं होगा। ठीक है, निकालो 1 घंटा टाइम और बनाओ नोट्स। आइए, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ स्ट्रेट कंडक्टर इज 0, क्योंकि जब तक कोई कुंडली नहीं बनेगी तब तक सेल्फ इंडक्शन नहीं होगा। चलो देखिए ध्यान से समझिए प्यारे बच्चों, अब मैं आपको क्या बताने वाला हूं, अब हम आपको बताने वाले हैं एवरेज 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 वैल्यू एवरेज वैल्यू ऑफ एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग, ये एसी लिख देते हैं डायरेक्ट यार, एवरेज वैल्यू ऑफ एसी ओवर, यह हम लिख देंगे प्रत्यावर्ती प्रत्यावर्ती धारा का प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान, प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान। बेटे किसी भी चीज का हम औसत क्यों निकालते हैं, देखिए किसी भी चीज का औसत हम इसीलिए निकालते हैं, कोई चीज अगर बदल रही होती, जब कोई आप क्रिकेट मैच देखते हो तो कोई खिलाड़ी जो है, ठीक है, जब कोई खिलाड़ी आ जाता है वहां पर, ठीक है, और वो खिलाड़ी आपसे कहता है, ठीक है, तो वो खिलाड़ी जब आप खेलने आता है तो उसका साइड में बायोडाटा आता है, उसमें लिखा होता है एवरेज। देखिए एवरेज हम उसी चीज का निकालते हैं, एवरेज हम उसी चीज का निकालते हैं जो चीज टाइम के साथ साथ क्या होती है, बदलती रहती है। ठीक है, क्लियर है? हाँ, तो आप एसी का एवरेज वैल्यू देखिए क्या है, ध्यान से समझिए। ये एक ऑल्टरनेटिंग करंट है प्यारे बच्चों, ध्यान से, ये चैप्टर सिर्फ फॉर्मूले से भरा पड़ा है, इसमें इतने फॉर्मूले हैं, आपको फॉर्मूले लर्न करने पड़ेंगे अच्छे से। तो देखिए ध्यान से, तो अब ये आपका 0 है टाइम और ये कैपिटल टी है। ठीक है, तो ये ग्राफ हमने बना रखा है किस किस के बीच में, आई और टी के बीच में बनाया हुआ है। तो ध्यान से समझिए, ओवर अ फुल साइकिल, ठीक है, तो हम बात करेंगे एवरेज वैल्यू ओवर अ फुल साइकिल। फुल साइकिल का मतलब क्या है, फुल साइकिल का मतलब है पूर्ण चक्र के लिए। ठीक है, पूर्ण चक्र के लिए, तो पूर्ण चक्र के लिए निकालोगे तो कैसे निकालोगे, पूर्ण चक्र के लिए, पूर्ण चक्र के लिए, तो पूर्ण चक्र के लिए औसत मान हमेशा क्या होता है, 0 होता है, ये बात याद रखिए, पूर्ण चक्र के लिए। ठीक है, आई एवरेज क्या होगा, आई एवरेज आपका क्या होगा, 0 होगा, औसत मान क्या होता है, 0 होता है।
ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अब आपसे एग्जाम में पूछ भी लेगा कि बताइए प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान पूर्ण चक्र के लिए शून्य क्यों होता है। तो आपने सिंपल कहना है कि देखिए सर फुल साइकिल के लिए क्या होता है, जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है, तो टोटल को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अरे हिमांशु बीएसएफ का पेपर है, इतना मुश्किल नहीं है बच्चा। मैं प्लेलिस्ट शेयर, मैं आज जो आपके क्वेश्चन वाली वीडियो है वो शेयर कर दूंगा इसमें क्लासरूम में, वो देख लेना बस, वे साउंड एंड वेव्स की, ठीक है, उसी से काम हो जाएगा तुम्हारा। क्लियर है, चिंता मत करो हिमांशु बेटे। चलो मैं शेयर कर दूंगा तुम्हारे साथ, तुम देख लेना वो। अब ध्यान से समझो। अब ये, लेकिन अगर हम बात करेंगे, ठीक है, ओवर अ हाफ साइकिल, ओवर अ हाफ साइकिल, हाफ साइकिल का मतलब क्या है, अर्ध चक्र के लिए। हाफ साइकिल का क्या मतलब है, अर्ध चक्र के लिए। ठीक है, तो हम बात करेंगे यहां पर अर्ध चक्र के लिए, अर्ध चक्र के लिए। अगर हम आधा चक्कर यहां बना रहे हैं अर्ध चक्र के लिए, तो आधे चक्कर में औसत मान किसके बराबर आता है। तो सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला समझना पड़ेगा। ठीक है, तो आई एवरेज क्या होता है आपका आधे चक्कर के लिए, ये होगा इंटीग्रेशन 0 से t/2 आई डी टी अपॉन इंटीग्रेशन 0 से t/2 dt। भाई ये इसका समाकलन रूप सब लोग याद कर लेना, ये इसका समाकलन रूप क्या कर लेना, सब लोग याद कर लेना। ठीक है, लास्ट के 5 मिनट में बात करना सब लोग, अभी से बात करना शुरू कर दिया। लास्ट के 5 मिनट में पूछना जो कुछ पूछना है, अभी से जो है लगे हैं, पता नहीं कौन क्या पूछ रहा है, कौन क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो ये इसका जो है इंटीग्रल रूप है। किसी एक बच्चे की बात का जवाब दे दूं ना, तुम्हारे अंदर ना आग लग जाती है कि मेरे से बात कर रहे हैं, मेरे से बात क्यों नहीं कर रहे हैं। पता नहीं कब अनुशासन सीखोगे। जो चल रहा है उसको नहीं देखना है, जो चल रहा है उसे नहीं देखना है। जैसे यहां से तो पेपर ही नहीं आएगा, फालतू की बात करवा लो जितनी करवानी है। तो बेटे अगर हम लोग देखेंगे तो ये हो जाएगा 2/पाई टाइम्स ऑफ आई नॉट। तो ये बात आप याद रखिएगा कि पूरे साइकिल के लिए, है ना, कंप्लीट चक्र के लिए क्या होता है, फुल साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू हमेशा आपकी 0 आती है। लेकिन आधे चक्कर के लिए, आधे साइकिल के लिए, ठीक है, आधे साइकिल के लिए क्या होता है, आप जो है आप देख सकते हैं, ये आपको याद रखना है कि आधे साइकिल के लिए ये इसका समाकलन रूप है। कभी कभी एग्जाम में क्या है, इंटीग्रेशन फॉर्म में भी पूछ लेता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2/पाई टाइम्स ऑफ आई नॉट हो जाएगा। तो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, तो ध्यान से समझिएगा। अब हम एक और बात आपसे करना चाहेंगे। ठीक है, एक और बात करना चाहेंगे जिसको हम क्या कहेंगे, जिसको हम कहेंगे रूट मीन स्क्वायर, जिसको हम क्या कहेंगे, रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी। इसको हम लोग कहते हैं क्या, इसे हम लोग कहते हैं वर्ग, इसे हम लोग कहते हैं वर्ग मूल माध्य, वर्ग मूल माध्य, वर्गमूल माध्य मान, वर्गमूल माध्य मान। देखिए प्रॉब्लम क्या थी कि हम जब हाफ साइकिल के लिए, ठीक है, एक प्रॉब्लम ये थी कि जब हम हाफ साइकिल के लिए, ठीक है, पूरा का पूरा एवरेज निकालते हैं तो वो 0 आता है। क्यों 0 आता है, क्योंकि जब हम जो है फुल साइकिल के लिए एवरेज निकालते हैं तो वो 0 इसलिए आता है कि जितना पॉजिटिव होता है उतना ही नेगेटिव होता है। तो अब हम क्या करेंगे, रूट मीन स्क्वायर, आरएमएस वैल्यू कहते हैं इसको हम लोग, तो आई आरएमएस निकाल रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो आई आरएमएस को हम लोग क्या कहते हैं, अभी लिख देंगे हम लोग यहाँ पे। तो आई आरएमएस क्या होता है, आई आरएमएस होता है कि पहले आपने करंट का क्या किया, पहले आपने क्या किया, स्क्वायर किया। ध्यान से समझना, देखो पहले आपने स्क्वायर किया, फिर उसका एवरेज निकाला, और एवरेज निकालने के बाद आपने क्या कर दिया, रूट ले लिया। तो देखो आई का पहले आपने क्या किया, स्क्वायर किया, उसके बाद उसका एवरेज निकाला, और उसके बाद उसका रूट ले लिया। तो मतलब अगर इसको समाकलन रूप में लिखा जाए तो समाकलन रूप में लिखा जाना चाहिए क्या, वर्गमूल के अंदर लिखना चाहिए। क्या आएगा वर्गमूल के अंदर, ये हो जाएगा आपका 0 से टी, 0 से टी आई स्क्वायर डी टी, और डिवाइडेड बाय कितना, 0 से टी, और ये होगा आपका डी टी। ये समाकलन रूप प्यारे बच्चों, इसका याद रखिएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई है। तो यहां आगे चलते हैं, और आगे चल के हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि भाई ये सॉल्व करने के बाद किसके बराबर आता है, ये आता है आई नॉट बाई रूट 2 के बराबर आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर। तो याद रखिएगा रूट मीन स्क्वायर, ठीक है, रूट मीन स्क्वायर,
ध्यान से समझिए, रूट मीन स्क्वायर, ठीक है, रूट मीन स्क्वायर, आरएमएस की फुल फॉर्म क्या है, रूट मीन स्क्वायर, ठीक है, रूट मीन स्क्वायर, ये है क्या है, आरएमएस, ठीक है, क्या है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू इज नॉन एज, इज नॉन एज इफेक्टिव वैल्यू, इफेक्टिव वैल्यू, इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एसी, इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एसी, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, हम क्या कह रहे हैं, धारा, धारा का आरएमएस मान, धारा का आरएमएस मान, हिंदी में कहते हैं वर्गमूल माध्य, आरएमएस मान प्रभावी मान कहलाता है। कौन सा मान कहलाता है भैया, प्रभावी मान कहलाता है, प्रभावी मान, कि भाई उसका इफेक्टिव वैल्यू क्या है, प्रभावी मान कहलाता है। तो जो इफेक्टिव वैल्यू है, उस इफेक्टिव वैल्यू को हम क्या कहते हैं, आरएमएस कहते हैं, क्या कहते हैं, आरएमएस कहते हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि, और दूसरा नाम देखिए क्या है, यहाँ पे स्टार नाम याद रखिएगा, ठीक है, इट इज ऑल्सो, इट इज ऑल्सो नॉन एज, it is also known as, it is also known as virtual value, it is also known as virtual value, ठीक है, हम लिखेंगे इसे, इसे काल्पनिक, इसे काल्पनिक, इसे काल्पनिक मान भी कहा जाता है, काल्पनिक मान भी कहा जाता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है भाई, ये बातें सारी की सारी याद होनी चाहिए, इस चैप्टर में फॉर्मूले ही फॉर्मूले हैं, तो आप उनको समझते हुए चलो। सर रूट वाली वैल्यू भी याद करनी है, या बस यही, देखो भाई ये वाला देखो, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि एग्जाम में इसका इस्तेमाल करना पड़े, लेकिन ज्यादातर इस्तेमाल तो हम इसको करेंगे, ठीक है, आई नॉट बाय रूट टू को। भाई अगर आप ये वाली याद कर लो तो सिंपल है, ठीक है, ये इसका जो है समाकलन रूप है, क्या कौन सा रूप है इसका, समाकलन रूप है। तो प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा जो है अपने पूरे पूरे चक्र में उसका प्रभावी मान कितना हुआ, सर आरएमएस हाफ और फुल साइकिल बोथ के लिए होता है, नहीं, रूट मीन स्क्वायर जो वैल्यू होती है वो हमेशा कंप्लीट साइकिल के लिए ही निकाली जाती है, किसके लिए निकाली जाती है, कंप्लीट के लिए निकाली जाती है, ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। तो रूट मीन स्क्वायर हो गया। अब सिमिलरली वोल्टेज के लिए भी यही है, ठीक है, आप ये मत सोचना कि भाई वोल्टेज के लिए भी यही है। नोट एक बात याद रख लीजिए, ठीक है, नोट याद रखिए, नोट, तो नोट देखिए क्या है, अगर हम लोग इस तरह से यहां लिख रहे हैं कि ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज करंट है, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, और यहां हमने लिख दिया ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज है आपका, ठीक है, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो ये, अब मेरी बात को ध्यान से समझना है सब लोगों को, तो यहां पर औसत मान कितना होगा प्रत्यावर्ती धारा का, प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान कितना होता है, ये होता है 2/पाई टाइम्स ऑफ क्या, आई नॉट, ठीक है, ये सबको पता है किसके लिए होता है, ये होता है हाफ साइकिल के लिए, किसके लिए होता है, हाफ साइकिल के लिए, हाफ साइकिल का मतलब है आधे चक्कर के लिए। और ये यहाँ पर ऐसे भी, यहाँ पे भी निकाल सकते हो आप वी एवरेज, तो वी एवरेज कितना होगा, 2/पाई टाइम्स ऑफ वी नॉट होगा। ये दोनों फॉर्मूले में इसलिए लिख रहा हूँ कि बच्चों को ये ना लगे कि करंट करंट के लिए हैं, सर ने वोल्टेज के लिए तो बताया ही नहीं, फुल साइकिल के लिए, ठीक है, फुल साइकिल की अगर हम बात करेंगे, पूरे चक्र चक्कर की बात करेंगे, तो पूरे चक्कर के लिए धारा का औसत मान कितना होता है, 0 हो जाता है, ठीक है, और वोल्टेज का भी औसत मान कितना हो जाएगा, वोल्टेज का भी औसत मान क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। तो ये बात याद रखिएगा। अब दूसरी बात ये समझिएगा कि अगर हम इसके आरएमएस वैल्यू की बात करेंगे, आरएमएस वैल्यू, आरएमएस का मतलब है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, तो अल्टरनेटिंग करंट का आई आरएमएस कितना होता है, उसका जो आई आरएमएस होता है वो होता है आई नॉट बाई रूट टू, ठीक है, और वी आरएमएस भी इतना ही होगा प्यारे बच्चों, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका वी आर एम एस इज इक्वल टू क्या होगा, वी नॉट बाई रूट टू होगा। तो ये फॉर्मूले आप याद कर लीजिएगा, वोल्टेज के लिए भी और किसके लिए, करंट के लिए भी, ठीक है। आप ये मत सोचिएगा कि सर वोल्टेज वोल्टेज के लिए बताए हैं सर ने और करंट करंट के लिए तो बताए ही नहीं है, ठीक है। तो ये बात याद करना है, ये बहुत ज़्यादा जरूरी और इम्पॉर्टेंट बात थी। चलिए अब हम जो है आपको एक और नोट से अवगत कराते हैं, देखिए एक और नोट से अवगत कराते हैं आपको, और मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, एक और नोट से अवगत करा दी जाते हैं तो याद करेंगे, ठीक है। हम बात करेंगे इन एसी सर्किट, इन एसी सर्किट, इन एसी सर्किट there are three essential component, there are three essential components, there are three essential components
तो हम कहेंगे प्रत्यावर्ती, 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 प्रत्यावर्ती परिपथ, प्रत्यावर्ती परिपथ में, प्रत्यावर्ती परिपथ में तीन मुख्य घटक होते हैं, तीन मुख्य घटक होते हैं। कितने घटक होते हैं? तीन मुख्य घटक होते हैं। कौन कौन से होते हैं जरा याद बताओ जल्दी से। प्रत्यावर्ती परिपथ, देखिए अब तक हम लोग जो है डीसी सर्किट को यूज करते हुए आ रहे थे, और डीसी सर्किट में केवल और केवल एक ही कंपोनेंट था, और उस कंपोनेंट का नाम क्या था? प्रतिरोध। प्रतिरोध का मतलब रेजिस्टेंस। लेकिन जब आप यूज करते हैं, जब आप इस्तेमाल करते हैं क्या? ऑल्टरनेटिंग सर्किट। तो ऑल्टरनेटिंग सर्किट में क्या होता है? तीन कंपोनेंट बड़े इंपॉर्टेंट है। अगर किसी को नाम याद आ रहे हो तो आप बता सकते हैं। पहला कंपोनेंट कौन सा है? पहला कंपोनेंट है आपका रेजिस्टेंस। पहला कंपोनेंट क्या है आपका? रजिस्टर। ठीक है, पहला कंपोनेंट क्या है आपका? रजिस्टर। रजिस्टर, रजिस्टर यानी कि प्रतिरोध। रजिस्टर यानी कि क्या? प्रतिरोध। ये बात याद रखेंगे, रजिस्टर यानी कि प्रतिरोध। ठीक है, दूसरा कंपोनेंट क्या है? दूसरा कंपोनेंट है इंडक्टर। दूसरा कंपोनेंट क्या है? दूसरा कंपोनेंट है इंडक्टर। इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रेरकत्व। क्या कहते हैं इसको हम लोग? प्रेरकत्व। ठीक है, या प्रेरक कहते हैं इसको हम लोग। ठीक है, और तीसरा जो कंपोनेंट है वो है कैपेसिटर। तीसरा कंपोनेंट क्या है आपका? कैपेसिटर। कैपेसिटर यानी कि संधारित्र। कैपेसिटर यानी कि संधारित्र। तो ये बात प्यारे बच्चों याद रखिएगा, जब हम डीसी करंट को पढ़ते हैं, यानी कि जब हम डायरेक्ट करंट को पढ़ते हैं, डीसी सर्किट को पढ़ते हैं, तो डीसी सर्किट में केवल और केवल एक ही कंपोनेंट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रतिरोध बोलते हैं। जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रतिरोध। ठीक है, लेकिन जब हम एसी सर्किट की बात करते हैं, तो एसी सर्किट में क्या होता है? एसी सर्किट में वहां पर रेजिस्टेंस के साथ साथ दो और कंपोनेंट भी होते हैं, जिसका नाम क्या है? इसका नाम है इंडक्टर, और इसका नाम क्या है? कैपेसिटर। इनका काम भी धारा का विरोध करना है। जो काम प्रतिरोध का है वही काम इनका भी है। प्रतिरोध भी धारा का मान क्या करता है? धारा के मान के परिवर्तन का विरोध करता है। इंडक्टर भी वही करता है और कैपेसिटर भी वही करता है। ठीक है, तो अब एक और बात याद रखिएगा। ठीक है, एक और बात याद रखिएगा, एक और नोट याद रखिएगा। देखो, अब हम बात करेंगे, ठीक है, कि प्रतिरोध द्वारा उत्पन्न किया अवरोध, प्रतिरोध द्वारा, देखो प्यारे बच्चों इसको समझ लो जरा। प्रतिरोध द्वारा, प्रतिरोध द्वारा उत्पन्न किया अवरोध, उत्पन्न किया गया अवरोध। अच्छा, प्रतिरोध यानी कि कोई भी तार का टुकड़ा धारा के मान में, धारा के मार्ग में जितना अवरोध पैदा करता है, उसको आप किससे किससे बनाते हैं? उसको आप किससे डिनोट करते हैं? उसको आप आर से डिनोट करते हो। किससे डिनोट करते हो? आप उसको आर से डिनोट करते हो। यानी कि हम बात करेंगे ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय, ऑफर्ड बाय, ऑफर्ड बाय अ रजिस्टर, ऑफर्ड बाय अ रजिस्टर। ठीक है, लेकिन जब हम बात करेंगे किसकी? प्रेरक कुंडली, है ना? प्रेरक कुंडली, प्रेरक कुंडली, प्रेरक कुंडली द्वारा उत्पन्न, उत्पन्न अवरोध, प्रेरक कुंडली द्वारा उत्पन्न अवरोध क्या कहेंगे इसको? इसको वैसे डिनोट करेंगे किससे? एक्सएल से। किससे डिनोट करेंगे इसको? एक्सएल से। और इसका नाम क्या है? इस एक्सएल का नाम क्या है? एक्स्ट्रा लार्ज? अरे नहीं, एक्सएल का नाम है इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या नाम है इसका? इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस मतलब इसको कहेंगे हम प्रेरणीय, क्या कहेंगे? प्रेरणीय प्रतिघात। क्या कहेंगे हिंदी में इसको? प्रेरणीय प्रतिघात। मतलब जो काम रेजिस्टेंस का है वही काम किसका है? एक्सेल का है। मतलब जो प्रेरक कुंडली होगी, वो प्रेरक कुंडली कितना विरोध देगी? एक्सेल। अब इनके फॉर्मूले बताऊंगा मैं। तो ये हो जाएगा ऑब्स्ट्रक्शन, ये हो जाएगा आपका ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय एन इंडक्टिव कॉयल, एन इंडक्टिव कॉयल। अब आखिरी बात, आखिरी बात क्या है? संधारित्र द्वारा, संधारित्र द्वारा उत्पन्न,
संधारित्र द्वारा उत्पन्न अवरोध मतलब ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय अ कैपेसिटर, ऑफर्ड बाय अ कैपेसिटर। इसको किससे डिनोट करते हैं? इसको एक्स सी से डिनोट करते हैं। इसको किससे डिनोट करते हैं? एक्स सी से। और इसका नाम क्या है? इसका मतलब इसका नाम है कैपेसिटिव, कैपेसिएटिव रिएक्टेंस, कैपेसिएटिव रिएक्टेंस। हिंदी में कहते हैं धारितीय, धारितीय प्रतिघात, धारितीय प्रतिघात। ठीक है, तो भाई ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, अरे कोई बात नहीं मिथिलेश जी, आप लाइक वाइक मत करो। ये चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको याद कर लो। ऐसे कुछ नहीं यार, ये कि आप मेरे को अच्छा लगेगा लाइक कर रहे हो, ये कुछ नहीं, मेरे को अच्छा लग रहा है। बस मैं ये चाहता हूँ कि आप जो ये जरूरी जरूरी बातें मैं आपको बता रहा हूँ, इन जरूरी बातों को आप क्या करो, याद कर लो। मेरी और आपकी तो दोस्ती आपको पता ही है ना किस लेवल की है। ठीक है, हम और तुम जो है बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो हम यही चाहते हैं कि अब पेपर नज़दीक आ गया है तो हम लोग थोड़े से सीरियस हो जाएं। जो हमारा जो मजाकियाना अंदाज है, जिस तरीके से हम चलते चले आए हैं, ठीक है, वो चीज़ को छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, वो चीज़ को आपको छोड़ना पड़ेगा और अभी हम लोग को जो है थोड़ा सीरियस मूड में आकर मुद्दे की बात करनी होगी। इम्पिडेंस क्या होता है ललित वोरा जी? जब तीनों मिलकर एक साथ काम करेंगे तो उस चीज़ को हम क्या कहेंगे? इम्पिडेंस कहेंगे। क्या कहेंगे? उसको इम्पिडेंस कहेंगे। तो आइए वन बाय वन सारे सर्किट को मैं अलग से स्टडी करता हूं। तो सबसे पहला जो अल्टरनेटिंग सर्किट है हमारे पास, ठीक है, सबसे पहला जो अल्टरनेटिंग सर्किट है उसका नाम है आर ओनली सर्किट। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं आर ओनली सर्किट, आर ओनली सर्किट। ठीक है, आर ओनली सर्किट। तो हम बात करेंगे क्या? हम बात करेंगे केवल, केवल प्रतिरोध परिपथ, केवल प्रतिरोध परिपथ। अब हम ऐसे परिपथ की बात करेंगे जिसमें केवल और केवल क्या हो? जिसमें केवल और केवल क्या लगा हो? प्रतिरोध लगा हो। तो बच्चा ऐसे सर्किट को याद कर लीजिएगा मेरे साथ। हाँ बच्चा जी, ऐसा सर्किट याद कर लीजिएगा मेरे साथ। ऐसे सर्किट की अगर हम बात करेंगे, अगर आपने अल्टरनेटिंग करंट, अगर आपने प्रत्यावर्ती धारा के साथ एक ऐसा परिपथ जोड़ दिया, एक ऐसा परिपथ जोड़ दिया, ठीक है, कि जिसमें केवल और केवल, जिसमें केवल और केवल, जिसमें केवल और केवल क्या है? जिसमें केवल और केवल आपका रेजिस्टेंस लगा है। आप देख सकते हैं यहां पर, जिसमें केवल और केवल क्या लगा है? रेजिस्टेंस लगा है। तो इसमें क्या होगा? इसमें V और I दोनों का इक्वेशन सेम रहेगा। V और I दोनों का इक्वेशन सेम रहेगा। तो प्यारे बच्चे याद करेंगे इस बात का। तो हम बात करेंगे आर इन इन आर ओनली सर्किट। आपको याद क्या करना है बच्चा? आपको याद करना है इन आर ओनली सर्किट, इन आर ओनली सर्किट, आर ओनली सर्किट, आर ओनली सर्किट, वोल्टेज एंड करंट, वोल्टेज एंड करंट, वोल्टेज एंड करंट बोथ आर, बोथ आर इन सेम फेज। अभी बताऊंगा डायग्राम बना के इसको। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, केवल, केवल आर परिपथ में, केवल प्रतिरोध परिपथ में, केवल प्रतिरोध, ये सारी बातें याद करनी है। केवल प्रतिरोध परिपथ में, परिपथ में वोल्टेज, वोल्टेज तथा, वोल्टेज तथा धारा समान कला में, वोल्टेज तथा धारा समान कला में, समान कला में, समान कला में होती हैं, समान कला में होती हैं। क्या गजब बात है। तो देखो, समान कला का मतलब क्या होता है? हाँ, समान कला का मतलब देखिए बच्चों, समान कला का मतलब मेरा यह है कि अगर आप जो है इस तरीके से एक फेजर डायग्राम बनाओगे, ठीक है, आपने ये फेजर डायग्राम बनाया, ठीक है, तो अगर आप देखना चाहें कि भाई वोल्टेज और करंट कैसे कैसे जा रही है, ठीक है, तो अगर ये वोल्टेज है आपकी तो ये करंट होगी। दोनों साथ साथ जा रहे हैं, दोनों साथ साथ जा रहे हैं। आप इसको यहां पर वेव फॉर्म बना के भी देख सकते हैं।
तो मैं आपको अलग अलग रंग से बना के दिखाता हूं। मान लो कि ये वोल्टेज है आपका, ये आपका वोल्टेज है, ये वोल्टेज है, मान लो ये वोल्टेज है आपका। देखो बच्चों, मान लो ये वोल्टेज है आपका, तो करंट कैसी होगी? तो करंट यहां पर ये आई भी आपका इस तरह से ही होगा। ये देखो, मतलब अगर ये V है आपका, ये V है और ये क्या है आपका I है, तो देखिए V और I दोनों क्या जा रहे हैं, दोनों एक साथ जा रहे हैं। आप यहां देख सकते हैं, ये आपका टाइम के साथ ग्राफ बनाया मैंने, ठीक है, V और I, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि दोनों साथ साथ जा रहे हैं। जब वोल्टेज मैक्सिमम है तो करंट भी मैक्सिमम है, जब वोल्टेज जीरो है तो करंट भी जीरो है, जब वोल्टेज आपकी नेगेटिव मैक्सिमम है तो करंट भी नेगेटिव मैक्सिमम है। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों क्या है, सेम कला में है, दोनों क्या है, समान कला में है। ठीक है सर, एंगल समझा दो बेटे, ये ध्यान देखो। अब साइन के साथ क्या एंगल था? साइन के साथ जो एंगल था वो क्या था, ओमेगा टी था। यानी कि किसी भी समय पर, किसी भी टाइम पर जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, ओमेगा टी एंगल बनेगा। कितना एंगल बनेगा यहाँ पर, ये ओमेगा टी एंगल बनेगा। ठीक है बोरा जी? हाँ, वो जो शुरू में याद करो ना, वो आई इज इक्वल टू आई नॉट, ये तो ना साइन ओमेगा टी। तो यानी कि यहाँ एंगल कितना बनेगा आपका, ओमेगा टी बनेगा। ये डायग्राम अलग है, ये डायग्राम अलग है, ये फेजर डायग्राम है, ये वेव फॉर्म है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं और कुछ अगली बात बताते हैं। अब हम बात करते हैं आर ओनली सर्किट के बाद। आर ओनली सर्किट के बाद अब समय है किस बारे में जानने का, अब समय है एल ओनली सर्किट के बारे में जानने का। कौन सा सर्किट? एल ओनली सर्किट, एल ओनली सर्किट। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इसको केवल, केवल एल परिपथ, केवल एल परिपथ। तो अगर आप कुछ इस तरह का एक सर्किट बना दें, अगर आप कुछ इस तरह का सर्किट बना दें, देखिए जरा ध्यान से समझिएगा, जिसके जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या लगा हो, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक कुंडली लगी हो, ठीक है, और आपने इसको एक प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ दिया है, एक प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ दिया है। ठीक, मान लीजिए आपने वोल्टेज कितना दिया है इसको, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी वोल्टेज दिया है। तो करंट आपको कितना मिलेगा, करंट आपको मिलेगा I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। ये बात याद रखिएगा, कितना मिलेगा, माइनस पाई बाई टू। तो क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब ये हुआ फॉर, फॉर एल ओनली सर्किट, फॉर एल ओनली सर्किट करंट, करंट लैग टू वोल्टेज, लैग टू वोल्टेज, लैग टू वोल्टेज बाय पाई बाय टू। हम कहेंगे केवल, केवल एल परिपथ में, केवल एल परिपथ में धारा, धारा वोल्टता से, धारा वोल्टता से 90 डिग्री पाई बाय टू पश्चगामी, पश्चगामी होती है, पश्चगामी होती है, मतलब पीछे चलती है। कितनी पीछे चलती है, 90 डिग्री पीछे चलती है। ठीक है, या फिर आप उल्टा भी बोल सकते हो कि वोल्टेज क्या होती है, वोल्टेज 90 डिग्री आगे चलती है। ठीक है, या आप ऐसे बोल सकते हो कि वोल्टेज 90 डिग्री आगे चलता है, या उल्टा बोल दो कि करंट 90 डिग्री पीछे चलती है। बात तो एक है भाई, तुम मेरे पीछे मैं तुम्हारे आगे, तुम मेरे पीछे या मैं तुम्हारे आगे, बात तो एक ही है। उल्टा भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो ध्यान से समझिए जरा। अब हम बात करेंगे कि अगर हम इसका फेजर डायग्राम बनाने की कोशिश करें, तो देखिए अगर ये आपका वोल्टेज वाला फेजर है, ये V है, तो I कहां होगा, I जो है 90 डिग्री पश्चगामी होगा, और इन दोनों के बीच में ये एंगल कितना होगा, पाई बाय टू, क्योंकि घूमता तो ऐसे है ना ये एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर आप इसको वैसे बना के देखेंगे वेव फॉर्म की तरह से, तो वेव फॉर्म में बनाएंगे तो ऐसा बनेगा। देखो वोल्टेज पे की सेहत पे तो कोई असर नहीं है, तो वोल्टेज तो ऐसे बन गया। ठीक है, करंट कहां से स्टार्ट होगी, करंट माइनस, करंट कहां से स्टार्ट होगी, 90 डिग्री बोल रहा है पीछे चल रहा है। तो अगर आप यहां से माइनस कॉमन ले लोगे तो साइन अपने माइनस को बाहर फेंकेगा, साइन 90 माइनस थीटा तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, तो माइनस कॉस थीटा आएगा। तो यानी कि ये आपका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से जाएगा, ये करंट का डायग्राम होगा, ये करंट का इस तरह से। ठीक है, तो आप देख सकते हो वोल्टेज और करंट का थोड़ा सा अलग बना दें। चलो थोड़ा सा ऊपर से स्टार्ट कर देते हैं, यहां से।
तो ये है क्या, ये V था और ये कौन से क्या था आपका I था। देख सकते हैं दोनों के बीच में बिहेवियर, दोनों के बीच में बिहेवियर देखिए। जब वोल्टेज आपका जीरो था, ये V और I यहां पर है और ये T है। जब आपका वोल्टेज जीरो था तो उस समय करंट जीरो नहीं था, उस समय करंट क्या है, अपने नेगेटिव मैक्सिमम पर है। जब वोल्टेज मैक्सिमम हो गया तब करंट जीरो हो गई है, तब करंट जीरो हो गई। मतलब जब मैंने 1,000 रुपए कमाए तब उसने कमाना शुरू ही किया था, तो इसका मतलब वो मेरे पीछे है। यानी कि जब मैं 1,000 वाली स्टेज पे पहुंचूंगा, जब जब वो 1,000 वाली स्टेज पे पहुंचेगा तो मैं तो कहीं और पहुंच चुका हूंगा। तो ये है इस चीज का मतलब। ठीक है, ये है इसका मतलब। ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि 90 डिग्री का डिफरेंस रहता है किसके बीच में, किसके बीच में डिफरेंस रहता है, आप वोल्टेज और करंट के बीच में ये डिफरेंस रहता है। अग्रगामी और पश्चगामी का अंतर समझिएगा। दूसरी बात याद रखिएगा, जो एक्सल है, एक्सल होता है ओमेगा एल, और एक्सल को हम क्या बोलते हैं, एक्सल को हम बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस का मतलब है, इसको हम लोग कहते हैं प्रेरणीय, जी हाँ, प्रेरणीय प्रतिघात, प्रेरणीय प्रतिघात कहते हैं इसको। ये बात सब लोग याद कर लेंगे। ठीक है, एक्सल का यूनिट भी ओम होता है। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या है, इसका यूनिट भी क्या होता है, ओम होता है। लिख लो या भूल जाओगे। इट्स एसआई यूनिट, इट्स एसआई यूनिट इज ओम। ओम होता है, सबका ओम होता है, आर का भी, एक्सेल का भी, सबका यूनिट ओम होता है। अब अगला देखिए, तो हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, अब हम बात करते हैं कौन सा सर्किट, सी ओनली सर्किट। कौन सा सर्किट, सी ओनली सर्किट, सी ओनली सर्किट। सी ओनली सर्किट का मतलब है केवल, केवल सी परिपथ, सी का मतलब कैपेसिटर, सी परिपथ। ठीक है, केवल सी परिपथ। देखिए वोल्टेज 90 डिग्री आगे का इक्वेशन बताओ, तो प्लस लगा देना, लो प्लस लगा देना, या तो ये लिख देना बेटे, देखो, या तो ये लिख देना या फिर आप ये लिख देना, और करके लिख देता हूं यहां पर। अगर आप वोल्टेज लिख रहे हो V इज इक्वल टू वी नॉट, ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू। V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू, और करंट को लिख देना I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। लो, या तो ये वाली इक्वेशन यूज करना या फिर आप ये वाली इक्वेशन यूज करना। ठीक है, चलो अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, सी ओनली जो सर्किट है आपका, सी ओनली सर्किट, तो ये आपका कैपेसिटर ओनली सर्किट है, कैपेसिटर ओनली सर्किट। और आपने इसको जो है ऑल्टरनेटिंग जो है एक वोल्टेज से कनेक्ट कर दिया, और यहां आपने अल्टरनेटिंग वोल्टेज कितना दिया, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो भैया यहां करंट आगे निकल जाएगी, करंट कितनी आगे निकल जाएगी, करंट निकल जाएगी 90 डिग्री आगे, प्लस पाई बाय टू। या फिर आप कह सकते हैं वोल्टेज 90 डिग्री पीछे है, हाँ, मतलब V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू, और करंट कितनी रहेगी, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। एक से याद रखना नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, दोनों याद मत रखना, करंट से याद कर लो ना, करंट से याद कर लो। इंडक्टर यानी कि एल, एल का मतलब लैग, लैग का मतलब पीछे। ठीक है, तो इस तरीके से याद करो। क्लियर है, तो ये बात याद रखना है आपको। एक एक से याद करोगे, करंट वाले से याद करोगे तो ज्यादा जल्दी जल्दी याद रहेगा। चलो अब ध्यान समझो। अब अगर हम बात करेंगे तो क्या कहेंगे, ठीक है, फॉर सी ओनली सर्किट, फॉर सी ओनली सर्किट, अगर सी ओनली सर्किट की बात की जाए तो हम क्या कहेंगे, करंट, करंट लीड्स, करंट लीड्स टू वोल्टेज, करंट लीड्स टू वोल्टेज बाय पाई बाय टू। ठीक है, तो हम इस तरह लिख सकते हैं, सी परिपथ के लिए, सी परिपथ के लिए, सी परिपथ के लिए धारा, धारा वोल्टेज से, धारा वोल्टेज से पाई बाय टू अग्रगामी होती है। क्या होती है, अग्रगामी।
ठीक है, 90 डिग्री आगे चलती है। सर निचाला हटा दो, क्या हटा दो मतलब? निचाला क्या होता है भाई? अब आगे देखो, अब अगर इनको दोनों को आप जो है ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, देखिए अब अगर हम डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे, डायग्राम बनाएंगे अगर हम लोग, ठीक है, तो फेजर डायग्राम अगर हम बनाते हैं तो ये देखिए, ये वोल्टेज है, इस बार करंट आगे निकल गई, ये V है आपका और ये आपका I है। कितना आगे निकल गई भाई? 90 डिग्री आगे निकल गई, 90 डिग्री आगे निकल गई। ठीक है, तो ये ग्राफ बना के दिखा देते हैं आपको। ये आपका V है, आपका V की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन इस बार I जो है 90 डिग्री आगे, मतलब प्लस कॉस से स्टार्ट होगी। कहां से स्टार्ट होगी? प्लस कॉस से, यहां से स्टार्ट होगी कॉस से। टेन टेन टेन, दोबारा बनाता हूं, थोड़ा सा अच्छा नहीं बना। ये देखिए, ठीक है, इस बात को समझो। तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है सर, ये V है और ये क्या है आपका I है, ये टाइम के बीच में ग्राफ बनाया V और I, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, तो क्या मतलब है इसका? इसका मतलब समझिए जरा, इसके मीनिंग को समझिए। ठीक है, इसकी मीनिंग को समझना है। हाँ, क्वेश्चन किस प्रकार होता है, देखो मैंने आपसे ना एक वादा, मैंने कहा था कि शुरुआत में भी थोड़ा सा ना, अभी हम इन सब चीजों को याद करो, क्वेश्चन मैं बताऊंगा आपको, मैं पूरा एक एक चीज प्रैक्टिस कराऊंगा आपको। ठीक है, अभी क्या है ना कि अभी धीरे धीरे, क्योंकि क्या है, मैं सोच रहा हूँ कि जल्दी से ये थ्योरी वाला पार्ट कवर हो, तुम तब तक याद करो बैठ के इसको, उसके बाद फिर दनादन सवालों पे आएंगे। ठीक है, बस तुम इनको याद रखना, सवाल मैं बताऊंगा कैसे करने हैं। ठीक है, वो मैं सारे सवाल मैं तुम्हें यहाँ पर करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो सवाल भी लेके आएंगे, ऐसा चिंता मत करो। तो याद रखिएगा, इसके लिए होता है एक्स सी। एक्स सी क्या होता है? 1/ओमेगा सी होता है। एक्स सी क्या होता है? 1/ओमेगा सी होता है। और इसको हम, इसकी भी, इसको क्या बोलते हैं? इसका नाम क्या है? इसका नाम है कैपेसिएटिव रिएक्टेंस। कैपेसिएटिव रिएक्टेंस, कैपेसिएटिव रिएक्टेंस, कैपेसिएटिव रिएक्टेंस को हम क्या बोलते हैं? इसको कहते हैं प्रेरणीय प्रतिघात। ओहो, धारितीय प्रतिघात बोलते हैं इसको। अभी ये उल्टा हो गया, देखो है, अभी इसका नाम हमने गलत लिख दिया था हिंदी में, धारितीय प्रतिघात, धारितीय प्रतिघात। ठीक, इसका एसआई यूनिट भी ओम है। ठीक है, इट्स एसआई यूनिट, इट्स एसआई यूनिट इज ओम। इसका एसआई यूनिट भी क्या है? ओम है। चलो, एक चैप्टर के कितने क्वेश्चन? अब भैया क्वेश्चन मत फिर गिनना मत, धड़ाधड़ धड़ाधड़ चलता रहेगा। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। अब जिस भी बच्चे का कोई डाउट हो वो इस टॉपिक के बाद अपना कवर क्लियर कर ले। ठीक है, अगला सर्किट है आपका RLC सर्किट। कौन सा सर्किट? RLC सर्किट। ठीक है, RLC सर्किट, देखो सिंपल सी बात है कि यहां तीनों हम एक साथ लगा देंगे। यहां आर भी एक आर लगा दिया, आर के बाद हमने क्या लगा दिया? एल लगा दिया, ये आर हुआ आपका। उसके बाद हमने यहां एल लगा दिया, ठीक है, और उसके बाद हमने यहां पर सी लगा दिया। ठीक, आप सब लोग जानते हैं कि सीरीज में लगाया है तो वोल्टेज अलग अलग होगा, ये वी आर, ये वी सी, और वी एल, सॉरी, ये वी एल और ये वी सी। धारा सब में समान रहेगी। तो अगर धारा सबके लिए समान है तो आर ओनली के लिए जिस डायरेक्शन में धारा होती है उसी डायरेक्शन में वी आर होता है। ये तो भी पढ़ के आ रहे हैं हम लोग। और इंडक्टर के लिए धारा क्या होती है? धारा 90 डिग्री, धारा 90 डिग्री पीछे चलती है तो वोल्टेज 90 डिग्री आगे चला गया। तो ये कौन हुआ? वीएल। और ये नीचे कौन होगा? वीसी। हम मान लेते हैं, माना वीएल बड़ा है किससे? वीसी से। मान लेते हैं कि वीएल किससे बड़ा है? वीसी से। अगर वीएल वीसी से बड़ा है तो ऊपर की तरफ परिणामी वोल्टता कितनी होगी? वीएल माइनस वीसी। और इस तरफ वोल्टेज कितना है? वीआर। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए परिणामी वोल्टेज कितना होगा,
परिणामी वोल्टेज, तो आप बोलोगे सर परिणामी निकाल लो, ये परिणामी वोल्टेज हो गया, रिजल्टेंट वोल्टेज, मान लो ये एंगल फाई है, परिणामी वोल्टेज भी, तो आपने कहा ये तो पाइथागोरस लगा दो, बिल्कुल लगा दो, तो ये हो जाएगा वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर। मैंने आपसे पूछा कि वी आर कितना है, तो आपने फट जवाब दिया कि ये तो आई इंटू आर होगा, बिल्कुल सही। वी एल कितना होगा, ये आई इंटू एक्सएल होगा, और वी सी कितना होगा, आई इंटू एक्स होगा, होल स्क्वायर। क्या हम लोग यहां से आई स्क्वायर कॉमन ले लें, आपने कहा बिल्कुल ले लो, तो ये आर का स्क्वायर प्लस ये बचा एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये देखिए ये हो जाएगा वी अपॉन आई, वी अपॉन आई, वी अपॉन आई होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। अरे वी क्या है, वी आपका रिजल्टेंट वोल्टेज है, और आई क्या है, आई आपकी रिजल्टेंट करंट है। वोल्टेज अपॉन करंट क्या बना, अवरोध, ऑब्स्ट्रक्शन। वोल्टेज को जब भी करंट से डिवाइड करोगे तो क्या बन जाएगा, अवरोध बन जाएगा, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन, अपोजिशन। तो इसको हम बोलेंगे जेड, तो जेड का स्क्वायर बराबर क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। तो यानी कि जेड इज इक्वल टू कितना होगा, जेड इज इक्वल टू होगा अंडर द रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। आर को हम क्या कह रहे हैं, आर को हम कह रहे हैं इंपीडेंस, आर को हम क्या कह रहे हैं, आर को हम कह रहे हैं इंपीडेंस, क्या कह रहे हैं, इंपीडेंस। और हिंदी में क्या कहते हैं, प्रतिबाधा, हिंदी में क्या कहते हैं, प्रतिबाधा। मतलब जब तीनों मिलकर एक साथ काम करेंगे, आर एल और सी, तो वो तीनों कितना रुकावट पैदा करेंगे, उस पूरी रुकावट को क्या कहेंगे, इंपीडेंस कहेंगे। इसका एसआई यूनिट भी क्या है, ओम है, इट्स एसआई यूनिट, इट्स एसआई यूनिट इज ओम। इसका एसआई मात्रक क्या है, ओम है, इसका भी एसआई मात्रक क्या है, ओम है, ठीक है। हाँ क्लासरूम पे आज गला, असल में क्या है, सुबह तक तो सुबह ठीक रहता है गला ना, अब जैसे रात को दवाई खाया तो अब ठीक है, अब क्या होगा शाम तक क्लास लेते लेते क्या ऐसे हो जाते, हेलो 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 हम बोल रहे हैं, ऐसी आवाज हो जाती है शाम तक ना। अभी थोड़ा सा कर रहा हूं मैं क्लियर। जेड को इंपीडेंस कहेंगे, क्या कहेंगे, इंपीडेंस यानी कि प्रतिबाधा, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, ठीक है। तो आरएलसी सर्किट के लिए, आरएलसी सर्किट के लिए वोल्टेज कितना आगे चला गया, आरएलसी सर्किट के लिए वोल्टेज करंट से 5 डिग्री आगे होता है, ठीक है। सर लेसन बहुत तेज से चल रहा है जैसे AK47। अब मेरी बात को समझो, मेरी बात को समझो, फेज एंगल बता रहा हूं मैं, ठीक है। फॉर आरएलसी सर्किट, फॉर आरएलसी सर्किट, फॉर आरएलसी सर्किट, जो आपकी वोल्टेज है, वोल्टेज, वोल्टेज लीड्स टू करंट, वोल्टेज लीड्स टू करंट, लीड्स टू करंट बाय फाई, बाय फाई। तो हम कह सकते हैं आरएलसी परिपथ के लिए, आरएलसी परिपथ के लिए, आरएलसी परिपथ के लिए, परिपथ के लिए वोल्टेज, आरएलसी परिपथ के लिए वोल्टेज धारा से, धारा से फाई अग्रगामी होती है, फाई अग्रगामी है। अब इस फाई का मान कहां से लेके आएंगे, ठीक है। देखो अब फाई का मान कहां से लेके आएंगे, फाई का मान हम यहां से लेके आएंगे इस ट्राइंगल से। तो ये देखो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो देखिए ध्यान से समझिए। अच्छा इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर करंट हमारी I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी है, तो वोल्टेज कितनी होनी चाहिए, वोल्टेज होनी चाहिए वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई। और करके लिख लो यहां पर, अगर आपकी वोल्टेज V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी है, तो करंट कितनी होनी चाहिए, तो करंट पीछे चलनी चाहिए, तो I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाई। दोनों में से कोई भी बात अगर आप कहोगे तो वो बात सही है। तो टेन फाई कितना होगा यहाँ पर, टेन फाई इज इक्वल टू, टेन फाई इज इक्वल टू होगा एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर, ठीक है। या फिर आप कह सकते हैं टेन फाई, एक्सएल होता है आपका आई इंटू, या फिर आप इसको वोल्टेज के टर्म्स में भी कह सकते थे, और वोल्टेज के टर्म्स में भी कह सकते थे इसको, टेन फाई इज इक्वल टू क्या होता है, ये होता है VL माइनस VC अपॉन VR, VL माइनस VC अपॉन VR, ठीक। कहीं से भी निकाल लो बात एक ही है, बात एक ही है, कहीं से भी निकाल लो बात एक ही है, ठीक है। तो ये किसकी वैल्यू है, टेन फाई की।